की बात करते हैं हम, तो ये कैसा लॉ था कि एक तो इसके अंदर ये अनकोडिफाइड लॉ होता है, प्रोसीजरल फेयरनेस इसके अंदर होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो केवल इंडिया के अंदर ही है, नहीं ऐसा नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अप्लाई होता है, चाहे सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो। पब्लिक अथॉरिटीज के एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ये लेकर के आता है। एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है हर जगह पे, और कहाँ-कहाँ होता है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पर होता है, जुडिशियल अथॉरिटीज पर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर होता है। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मेनली 3 प्रिंसिपल्स इसके यहाँ पे दिए हुए हैं नेचुरल जस्टिस के, जिसके ऊपर पूरा नेचुरल जस्टिस बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब होता है हियरिंग रूल, या हम कह सकते हैं कि नो पर्सन शुड बी जज विदाउट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, किसी को भी बिना फेयर अपॉर्चुनिटी दिए, सुनवाई का अधिकार दिए बिना किसी को भी जज नहीं किया जा सकता। सेकेंड रूल होता है नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ, यानी कि रूल अगेंस्ट बायसनेस या बायस रूल। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकता, नो वन शुड बी अ जज इन देयर ऑन कॉज या ऑन केस। तीसरा होता है रीजन डिसीजन, मतलब स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन पर बेस्ड होना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। इन शॉर्ट ऑन मेरिट डिसीजन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ हम अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, ओडी ऑल्ट्रम पार्टम, आई थिंक ओडी ऑल्ट्रम पार्टम से पहले हमने करा था प्रिंसिपल ऑफ नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ, यानी कि रूल अगेंस्ट बायसनेस। ये वाला हमने लास्ट वाले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। रूल अगेंस्ट बायसनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बायस नहीं होगा। इट मींस कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ही और शी शुड नॉट बी बायस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जज का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये वाला जो प्रिंसिपल है बेसिकली जज के रोल को ही क्या करता है, जज के रोल को ही ये बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जज जो है ही और शी मस्ट बी इम्पार्शियल होना चाहिए, ताकि किसी भी डिस्प्यूट को फेयरली रिजॉल्व किया जा सके। अब रूल अगेंस्ट बायस जो होता है, या मैं कहूँ कि बायसनेस, पक्षपात जो होता है, वो कई तरीके का होता है। पहला होता है पर्सनल बायस, मतलब व्यक्तिगत आप किसी के साथ पक्षपात रखते हैं, पर्सनल कैपेसिटी पे या प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपके पार्टीज के साथ है, तभी भी आप बायस हो जाएंगे और डिसीजन फेयर नहीं होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है ए.के. कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का। दूसरा था पिक्यूनियरी बायस। पिक्यूनियरी बायस का मतलब होता है आर्थिक इंटरेस्ट अगर आपका है, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आपका है, तो भी आप बायस हो जाएंगे। इसमें था एनबी जीजी बॉय वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर थाना एआईआर 1965। नेक्स्ट था सब्जेक्ट मैटर बायस, आपका खुद का कोई सब्जेक्ट मैटर उसमें इन्वॉल्व है या कोई बिहेवियरल एटीट्यूड आपका है, तो भी आप बायस हो जाएंगे। यहाँ केस था गुल्लापल्ली नागेश्वर राव एंड अदर्स का। फिर आता है डिपार्टमेंटल बायस, आप ही के डिपार्टमेंट से कोई है तो भी आप अनफेयर फेवरेटिज्म उसका करोगे, तो यहाँ भी प्रोसीडिंग कैसी हो जाएगी, फेयर नहीं रहेगी। लास्ट आता है प्री कंसीव्ड नोशन बायस। देखो ऐसा नहीं है कि जो बायस के जो प्रकार हैं वो केवल यहीं तक सीमित है, इसके आगे भी कुछ और बायस इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ बायस है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। ठीक है, तो प्री कंसीव्ड नोशन बायस का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से ही कोई माइंड मेकअप कर रखा है, या आपकी अपनी कोई एक अलग धारणा है। ठीक है, तो अगर पहले से ही आपने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, या कुछ अलग से अपनी कोई विचारधारा बना करके रखी हुई है, तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बायस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक बायस भी अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, तो डिसीजन इम्पार्शियल नहीं कहलाएगा।
समझ में आ गया? आई थिंक यहाँ तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ लास्ट वाली क्लास में। क्लियर है? बोलो भाई, क्लास में प्रेजेंट हो? मैम क्लियर है। चलिए ठीक है। मैम क्लियर। लेकिन मैम बुक फिर मैं हाँ, पूछ रही हूँ, बुक कौन सी रेफर करें? वही क्लास के नोट्स? मैंने आपको बता दिया था, क्लास के नोट्स भी रेफर कर सकते हो, नहीं तो उपाध्याय वाली बुक कॉलेज से इशू करा लो। ओके। ठीक। चलिए, अब आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम मतलब लेट द पार्टी बी हर्ड, या इसका मतलब होता है बोथ द पार्टीज मस्ट बी हर्ड, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए। देखो, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि यशवीर जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक पार्टी को सुना और डिसीजन दे दिया। नहीं, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए फॉर द फेयर हियरिंग। अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, राइट टू हियरिंग भी हम इसको बोलते हैं, कि राइट टू हियरिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, या मैं कहूँ कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है राइट टू नोटिस। देखो, अगर कोई भी मैटर इन डिस्प्यूट आया है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि वो नोटिस दे दूसरी पार्टी को, बताए कि भाई आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, शो कोज नोटिस दे कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, आप कारण बताओ, या आकर के प्रेजेंट हो, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अच्छा, नोटिस में भी ये एलिमेंट ऐड हो जाता है कि जब भी आप नोटिस इशू करोगे तो जो उसका टाइम पीरियड है कि भाई आपको कब प्रेजेंट होना है, या कब आपको अपने पक्ष में एविडेंस प्रोड्यूस करने हैं, ये जो भी चीजें करनी है, एक रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए ताकि पार्टी को समय मिल सके प्रिपेयर होने के लिए। तो नोटिस दिया जाना चाहिए, और नोटिस भी कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा है राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस। पार्टी के पास ये राइट है कि भाई वो अपने एविडेंसेस को प्रेजेंट करे, मतलब कि उनको राइट दिया जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड आता है राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस। पार्टीज को राइट दिया जाना चाहिए कि वो एडवर्स एविडेंस को रिबट भी कर सके। रिबट का मतलब क्या होता है? रिबट का मतलब होता है कि उसको आप खंडित कर सकते हो, या ऑब्जेक्शन, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। कैसे करोगे? क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपने बिहाफ पे वहां पे खड़ा करके कर सकते हो। तो ये राइट दिए जाने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है उसको आप सारे एविडेंसेस डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस टू द पार्टी। पार्टी को बताओगे कि भाई आपके अगेंस्ट में ये एविडेंसेस मिले हैं, आप बताइए आपको क्या कहना है, तो वो फिर अपने अकॉर्डिंगली अपना बचाव करेगी। इंक्वायरी रिपोर्ट अदर पार्टी को दिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो राइट टू फेयर हियरिंग है, या मैं कहूं कि जो राइट टू हियरिंग है, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम या रूल ऑफ फेयर हियरिंग है, उसके अंदर ये इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। मोटे तौर पर दो एलिमेंट यहाँ होनी चाहिए, पहला तो नोटिस है और दूसरा हियरिंग है। ये जितने भी एलिमेंट्स है ये हियरिंग के अंतर्गत आ जाते हैं कि भाई आप एविडेंसेस दोगे, उनको रिबट किया जाना चाहिए, रिबट करने का टाइम देना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का समय मिलना चाहिए। तो ये सब हियरिंग के अंतर्गत आ जाएंगे, और ये सारी ड्यूटी किसकी होगी? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की होगी कि वो इतना समय प्रोवाइड करें। क्लियर है? यस मैम। अब उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां पे कि हम नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, या सीधे शब्दों में कहूं कि नेचुरल जस्टिस के भी एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जहां पर कि आपको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी नहीं होता है, मतलब आप नहीं करोगे चल जाएगा। उसमें सबसे पहले आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी।
डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या होता है? देखो, नेसेसिटी का मतलब होता है कि जहां जरूरत है, ठीक है, आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, और जो नेसेसिटी है वो भी ऐसी है कि आपको तुरंत सारी चीजें करनी है, आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को उस समय फॉलो करने का समय नहीं है, तो फिर हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के केस में नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब जो नेसेसिटी भी होती है ना, वो दो तरीके की होती है, एक तो जनरल नेसेसिटी होती है और एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी होती है। नेसेसिटी का मतलब क्या होगा पहले वाली का, कि नेसेसिटी का मतलब होता है जहां पे कि आपके पास कोई भी अदर रीजनेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक्शन लेने के अलावा आपको लेना है। एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पे कि आपको आपके लिए उस मैटर को एडजुडिकेट करना जरूरी है, भले ही चाहे आप बायस हो, चाहे भले ही आपका भी कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन वो उस समय की एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इन केसेस में यानी कि जहां पे कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, वहां पे आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड करके डिसीजन दे सकते हो, या बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टांसेस है, कोई अदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा एक्सेप्शन जी, मैम इसका एग्जांपल क्या हो सकता है एब्सोल्यूट का? देखो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, अगर देश में मान लो इमरजेंसी एप्लीकेबल हो चुकी है, तो उस समय पे आपने पढ़ा होगा कि सारे राइट्स आपके कर्टेल हो जाते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी तो वायलेशन होता है ना। या मान लो सपोज आपके घर के बाहर कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, ठीक है, न्यूसेंस का केस है। अब अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो रात भर में वो बिल्डिंग पूरी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब उस समय पे समय नहीं है कि दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाए या कुछ भी किया जाए, आप अथॉरिटी के पास उतना समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर अगले दिन का वो वेट किया जाएगा तब तक वो बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाएगी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, भले ही चाहे उसका भी सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व हो। ठीक है, ओके मैम। जी मैडम इस केस में तो स्टे दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। हाँ, स्टे तो ये तो एक्शन ही हुआ ना, स्टे दे सकते हैं, तो स्टे भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा ना, स्टे ऑर्डर बोला जाता है उसको, अथॉरिटी उसको वो आदेश ही तो पारित करेगी ना, अब खुद जाके थोड़ी ना उसको रोकेगी। एक्शन से यहां मतलब है डिसीजन लेना। ठीक है सर? ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस जहां पे कि लेजिस्लेटिव बॉडीज ने ही एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, उन केसेस में नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर सपोज कोई स्टैट्यूट पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर है, टैक्सेशन का है, इमिग्रेशन का है, तो इन सारे केसेस में नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इमरजेंसी सिचुएशन। अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर उस केस में भी आपके नेचुरल जस्टिस कर्टेल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है। इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है, या एकेडमिक इवैल्यूएशन है, यहाँ पे तो एक केस भी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वर्सेस बीएस नरवाल का। एकेडमिक इवैल्यूएशन के केस में भी, ठीक है, आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी सुनवाई की। जो भी आपने अपने एग्जाम में लिखा है, जो भी करा है, उसके बेस पे जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स दे देगा। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई आपने जैसे एग्जाम दिया, एग्जामिनर तो सिर्फ आपकी कॉपी चेक करेगा और मार्क्स देगा। अब ऐसे थोड़ी होगा कि आपको बुला करके पूछेगा, हाँ भाई आपने इतने नंबर दिए हैं, आपने इतने मार्क्स का पेपर किया है, तो इतने नंबर आपको मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, ये सब थोड़ी नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्रिटिसिज्म, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि कोई भी चीज है
उसका एक अच्छा पहलू भी होता है और एक निगेटिव पहलू भी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नो डाउट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, या मैं कहूँ कि बेस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, बट स्टिल इट हैज सम क्रिटिसिज्म। इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि लैक ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसीशन। इसके अंदर क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। अभी भी जैसे आप लोगों के मन में भी कई बार ये डाउट हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इससे की जाती है नेचुरल जस्टिस से। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, डिलेज इसके कारण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है। अब अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं या इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो हम कहाँ इसको फॉलो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आप कहीं पे भी, आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, कहीं पे भी नेचुरल जस्टिस शब्द यूज नहीं हुआ है। यकीन ना हो तो आज जाकर के किताब खोल के देख लेना, नेचुरल जस्टिस शब्द को कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि कुछ आर्टिकल्स हैं या कुछ चीजें हैं जो कि नेचुरल जस्टिस के आइडिया को कन्वे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर टर्म यूज होती है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, थॉट, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। ये सब क्या है? ये सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। मतलब हर किसी को न्याय दिया जाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल्स हैं। इसके अलावा आर्टिकल 14 है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी भारत के सारे सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी सबके लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 22 प्रोविजन फॉर द फेयर हियरिंग ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स। आर्टिकल 32, 136 and 226 constitutional solutions for the violation of fundamental rights। 32 में क्या है? रिट ज्यूरिसडिक्शन है। रिट ज्यूरिसडिक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 226 के अंदर किसका रिट ज्यूरिसडिक्शन है? हाई कोर्ट का। और आर्टिकल 136 में आ जाता है आपका स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि SLP। तो अब ये जो था आपका मेरी साइड से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक चीज बचती है स्पीकिंग ऑर्डर, उसको मैं अभी बताऊंगी, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दो, वो कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसमें यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कुछ भी आपको पूछना हो। मैम SLP वाला कौन सा बताया था आर्टिकल? 126? SLP का 136, 136, 136। मैम एक बार आर्टिकल्स ये दोबारा बता देंगे सर? हाँ जी बिल्कुल बता दूंगी, क्यों नहीं। आर्टिकल पहले तो प्रियम्बल है आपका, ठीक है। प्रियम्बल के बाद जी आपका आता है आर्टिकल 14। जी जी मैम। आर्टिकल 21, 22, 39A, 311, 32, 136, 226, ये है। मैम ये आपका आवाज डिस्टर्ब हो गया था, तो एक बार ये जो आर्टिकल्स बताइए किससे रिलेटेड एक बार बता देंगे?
ये हाँ जी, 311 किस लिए मैम? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है सिविल सर्वेंट्स को, जो आईएएस होते हैं ना उनको। आप जब 311 आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, है ना, ये 311 उसी से रिलेटेड है कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट है तो आप उसको ऐसे ही जॉब से नहीं निकाल सकते हो। अगर सपोज उसने अपने ऑफिस में कुछ मिसकंडक्ट भी किया होगा तो सबसे पहले आपको उसे शोकोज नोटिस देना पड़ेगा। रीजनेबल नोटिस आप दोगे, आप उसको बुलाओगे, शोकोज नोटिस देकर के पूछोगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है। एक इन शॉर्ट एक प्रॉपरली आप उसको फेयर हियरिंग का चांस दोगे, है ना। और मैम 136 रख सके 136 है स्पेशल लीव पिटीशन। अगर आप ये 136, हाँ इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। देखो हियरिंग के अंदर भी ना दो तरीके की हियरिंग होती है, वो मैंने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, पर एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है प्री हियरिंग, ठीक है, दूसरी होती है पोस्ट हियरिंग। प्री हियरिंग वो होती है जो कि नॉर्मल केसेस में होती है, जैसे कि आपके डिसीजन से पहले आपको नोटिस दिया गया, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार करे, कोर्ट में केस चला और उसके बाद डिसीजन हो गया, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं प्री हियरिंग। सेकेंड टाइप की जो मैं बता रही हूँ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, उसका मतलब होता है कि डिसीजन होने के बाद आपको लगता है कि जो डिसीजन है वो फेयर नहीं हुआ है ना, उसमें कुछ लेक्यूना है या कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि पोस्ट डिसीजन आ चुका है, ठीक है, बट फिर भी आपको आपके पास एक रेमेडी होगी कि या तो आप बाय वे ऑफ अपील हायर कोर्ट में जा सकते हो, या रिव्यू करा सकते हो, रिवीजन करा सकते हो डिसीजन का, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर कोई भी चीज नहीं बची है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकते हो कि भाई मेरे जो केस था इसके अंदर ये पर्टिकुलर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो एक बार आप इसको फिर से देखिए, इसलिए आर्टिकल 136 यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। क्लियर? स्पेशल लीव क्यों बोलते हैं? स्पेशल लीव इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि आपके पास अपील का राइट भी खत्म हो चुका है। पिटीशन शब्द यूज हुआ है यहाँ पे। पिटीशन का मतलब होता है याचिका, प्रार्थना। आप एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट में नहीं जा रहे हो, है ना, आप केवल रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब वो कोर्ट की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। आपके पास कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल तब नहीं है, इसलिए स्पेशल लीव बोला जाता है कि स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज हमारी इस पिटीशन को एंटरटेन करें। ठीक है जी। इसमें मैम एक्स्ट्रा एविडेंस भी लगा सकते होंगे, यही है ना? सब कुछ लगेगा, हाँ, फिर तो वो पूरा दोबारा से सुनेंगे ना भाई, जो भी आपका, क्योंकि यहाँ ये स्पेशल लीव पिटीशन लगती भी अगर आपका कोई स्पेशल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कोर्ट ने एक्ट कर दिया है, कई सारी चीजें इसके अंदर होती है, बट मेनली जो होता है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है कि लॉ के पॉइंट को सही से डिसाइड नहीं किया गया। मैम बहुत सारे केसेस में लगता होगा, ये 50% से ज्यादा केसेस में एसएलपी चलती होगी, इसका मतलब? अब देखो वो परसेंटेज तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं जेन्युइन है, हमें सुनना चाहिए, उसको वो एंटरटेन करता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस मैम। चलिए मैडम, जो हाई कोर्ट के सिविल मैटर है उसमें तो जर्नली एसएलपी फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ तो सुप्रीम तो वही तो है ये आर्टिकल 136 एसएलपी, वही आर्टिकल तो है सर ये, है ना जी। चलिए अब आता है थर्ड प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड रीजन डिसीजन, या इसको हम स्पीकिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। देखो नेचुरल जस्टिस के मैंने आपको 3 रूल बता दिए ना, एक तो नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजस हुआ, दूसरा ऑडियो अल्ट्रम पार्टम हो गया, और तीसरा स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन डिसीजन होता है। रीजन डिसीजन कौन सा डिसीजन होता है? रीजन डिसीजन वो डिसीजंस होते हैं
जो कि अपने सपोर्ट में जिनको रीजन दिया जाता है, मतलब किसी भी डिसीजन में जब डिसीजन दिया जाता है तो उसके साथ रीजन मेंशन किया जाता है कि भाई क्यों ये डिसीजन हम दे रहे हैं। इसको बोलते हैं हम स्पीकिंग ऑर्डर, जहां पे कि ऑर्डर खुद बोलता है। या सीधे से शब्दों में कहूं तो सपोज अगर मैं कोई ऑर्डर पास कर रही हूं तो मैं उसका कारण बता रही हूँ कि मैं क्यों ये ऑर्डर पास कर रही हूँ, है ना। किसी के भी फेवर में कर रही हूँ बट स्पेशली उसके पीछे रीजन दिया जा रहा है, या उसको हम कह सकते हैं कि ऑन मेरिट डिसीजन दिया जा रहा है। तो ऑन मेरिट जो डिसीजन दिए जाते हैं उनको बोला जाता है रीजन डिसीजन। ऑन मेरिट का मतलब आप समझते हैं। देखो, जब भी कोई भी प्लेन फाइल होती है तो हम इश्यूज फ्रेम करते हैं, राइट, कि भाई इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, पूरी प्लेंट में अपनी सारी कथा कहानी लिखने के बाद में हम मेन इशू रेज करते हैं कि भाई हमें इस पॉइंट पे डिसीजन चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए। अब जब कोर्ट अपना पूरा प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लेता है, जजमेंट पे केस आता है, तो उस हर एक पॉइंट के ऊपर कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है, हर एक पॉइंट की। भाई अगर आप ये चाहते हो, सपोज कि आपने एक इशू लगाया कि ये जो घर है इसका टाइटल मेरे नाम पे है, ठीक है। दूसरा इशू फ्रेम कर दिया कि घर से किराएदार को बाहर निकलवाना है, तीसरा इशू कुछ और फ्रेम कर दिया। तो इस तरीके से सबसे पहले कोर्ट डिसीजन किस पे देगा, टाइटल पे देगा कि क्या एक्चुअल में घर का टाइटल आपका है या नहीं है। दूसरा, क्या किराएदार को बाहर जाना है या आपको पेमेंट देनी है। तो ऐसे हर एक पॉइंट पे जो कोर्ट है ना, हर एक इशू पे, हर एक पॉइंट पे कोर्ट अपना डिसीजन देता है। अगर सपोज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन नहीं दिया गया है, कोर्ट साइलेंट हो गया है, तो ये मान लिया जाता है कि कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया है। ये आप तब पढ़ोगे जब आगे 5th सेमेस्टर में सीपीसी पढ़ोगे ना, तब ये चीजें आएगी। तो मैं आपको सिर्फ लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब वो होता है कि जहां पे कोर्ट अपने डिसीजन के पीछे कारण बताता है या उसको ऑन मेरिट डिसाइड करता है, उसको हम बोलते हैं रीजन डिसीजन या स्पीकिंग ऑर्डर। क्लियर है? अब उसके बाद आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता तो ये है कि इसके अंदर एडिक्वेट और सफिशिएंट रीजन मेंशन होते हैं, पर्याप्त रीजन मेंशन होते हैं। दूसरा, इसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती कि भाई रीजन किस तरीके से दिया जाएगा, बट नॉर्मली मेरिट्स के बेस पे दिया जाता है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के लॉज पर ये एप्लीकेबल होता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्पीकिंग ऑर्डर की या रीजन डिसीजन की? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये क्या करता है, एक तो फेयरनेस को इंट्रोड्यूस करता है ना, पारदर्शिता को लेकर के आता है, आर्बिट्रेरीनेस को मिनिमाइज करता है, ठीक है, चीजों को मेंटेन करता है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, और एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। पार्टीज को सेटिस्फेक्शन देता है। भाई सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होगा, भाई पार्टीज को पता हो चल जाता है कि अच्छा हमने इस पॉइंट पे इस वजह से हमारे अगेंस्ट में ये केस हुआ है या फेवर में हुआ है, वो कारण उसमें मेंशन होता है, ठीक है। दूसरा, जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में डिसीजन होता है उसको चीजें मिल जाती हैं एग्जामिन करने की, उसको पता चल जाता है कि क्यों मेरे अगेंस्ट में ये डिसीजन हुआ है, और उसके बेस पे वो इफेक्टिवली अपील को फाइल कर सकता है। समझ में आ रहा है इतना? यस मैम। अब रीजन डिसीजन के बारे में कुछ बातें और हैं कि अगर मान लो इंस्टीट्यूट कहता है कि डिसीजन के पीछे रीजन दिया रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो अथॉरिटी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसको रीजन देना है। हालांकि यदि इंस्टीट्यूट्स ने एक्सप्रेसली नहीं कहा है कि भाई कोई ऐसे एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं बोला है कि आपको रीजन देना है, तब भी रीजन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए डिसीजन का, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। अब ये रीजन डिसीजन भी जो होता है, इट इज सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल स्क्रूटिनी, उसकी भी जांच परख हो सकती है।
लेकिन अगर सपोज जहां पे जरूरत नहीं थी रीजन रिकॉर्ड करने की और आपने रीजन रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ऑर्डर है वो विटिएट हो गया है बिना रीजन के। नहीं, जरूरत नहीं थी, आपने रीजन नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो फिर भी जो डिसीजन है वो वैलिड माना जाएगा। यानी कि वैसे तो रीजन दिया जाना चाहिए डिसीजन के पीछे, इंस्टीट्यूट कहता है तब भी, और इंस्टीट्यूट नहीं भी कहता है तभी भी रीजन दिया जाना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन। लेकिन सपोज अगर रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं था कि आपको रीजन देना है और आपने रीजन नहीं दिया, तब और तो तब भी कोई बात नहीं है ना, ऑर्डर को वैलिड ही माना जाएगा, विटिएट वो ऑर्डर नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ द रीजन। अब आती है ऑर्डर की वैलिडिटी कि भाई अगर रीजन नहीं दिया गया तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी। देखो, अगर रीजन दिया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, तो भी जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। अगर सपोज रीजन देकर के भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया गया है तो भी उसको सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज, जहां पे यदि कोई लोअर अथॉरिटी है और उसने रीजन रिकॉर्ड नहीं किया है ऑर्डर देते समय, तो जो एपिलेट अथॉरिटी है वो उस ऑर्डर को बिना रीजन दिए वो भी उसको कंफर्म कर सकती है, अफर्म कर सकती है। ठीक है, एपिलेट अथॉरिटी को भी रीजन देना कोई जरूरी नहीं है, हालांकि ये चीज बुरी है, रीजन दिया जाना चाहिए। इट इज अ बैड प्रैक्टिस कि भाई लोअर कोर्ट ने रीजन नहीं दिया अपने केस का तो इसका मतलब ये नहीं है कि हायर कोर्ट भी उसके पीछे रीजन नहीं देगा, रीजन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर रीजन नहीं भी दे रहा है तो भी वो ऑर्डर वैलिड ही माना जाएगा। अब इसमें कुछ केस लॉज आ जाते हैं रीजन डिसीजन के सपोर्ट में, जिसमें सबसे पहला केस आता है साइमंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1976। साइमंस, मैम रिपीट करेंगे? जी, साइमंस, SIEMENS, साइमंस इंजीनियरिंग and Manufacturing Company of India versus Union of India, AIR 1976। The court held that, मतलब इस केस में कहा गया कि किसी भी ऑर्डर के सपोर्ट में जो रीजंस दिए जाते हैं, है ना, रीजन दिए जाने का जो नियम है, इट इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो भी आप रीजन दे रहे हो ऑर्डर के सपोर्ट में वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो स्पीकिंग ऑर्डर ही है या रीजन डिसीजन ही है। नेक्स्ट केस इसके अंदर आता है रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स, AIR 1990। वर्सेस चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स, AIR 1990। इसमें कहा गया कि जो रूल ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर है इट शुड बी कन्फाइंड टू द रिल्म ऑफ पब्लिक लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब
स्पीकिंग ऑर्डर का जो रूल है वो केवल पब्लिक लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तक ही सीमित रहना चाहिए। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑयल मिल्स, लिबर्टी ऑयल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑयल ऑफ इंडिया sorry, Liberty Oil Mills versus Union of India, AIR 1984. AIR 1984. इस केस में कहा गया कि डिसीजन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी, decision must be communicated to the party, but the reasons for the decision need not be communicated. Need not be communicated. However, such reasons must nevertheless exist. मतलब डिसीजन पार्टी को कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है, लेकिन इसके रीजन को कम्युनिकेट किया जाना जरूरी नहीं है। फिर एक केस आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसने इन सारी चीजों को पलट करके रख दिया। उस केस का नाम है इब्राहिम महमूद एकलव्य वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2014 का ये केस था। या गुजरात हाई कोर्ट का एक्चुअली ये डिसीजन था। उन्होंने ना इस प्रिंसिपल के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन दी गुजरात हाई कोर्ट ने, जहां पे ये कहा गया कि जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हैं उनको अपने डिसीजन के सपोर्ट में रीजन देना चाहिए। जब भी वो कंक्लूड करें तो उसको सपोर्ट करते हुए रीजन दिया जाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बोली कि अगर कोई जो इंसिस्टेंस है ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन, इसका मतलब क्या होगा कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं रीजन डिसीजन को, मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव में। क्यों? क्योंकि एक कोटेशन आती है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट सीम्स टू बी डन। ठीक है ना, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए, तो इसलिए रीजंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। थर्ड चीज इन्होंने बोली कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन है, ठीक है, ये एक तरीके से वैलिड रेस्ट्रेंट लगाता है किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज को पॉसिबल वे में रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन क्या करता है, एक रेस्ट्रेन इंपोज करता है, एक वैलिड रेस्ट्रेन है ताकि आर्बिट्रेरीनेस को रोका जा सके। आर्बिट्रेरीनेस भी किसकी? जुडिशियल अथॉरिटीज की, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज की या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की। इसलिए जो रीजन है डिसीजन के अंदर, जो रीजन दिया जाता है, इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर बोथ द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, दोनों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए भी और अदर अथॉरिटीज के लिए भी, ताकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखा जा सके। अब बताओ, क्लियर हो गया रीजन डिसीजन? इस पे कई बार ना वेरी शॉर्ट पूछ लिया जाता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो। एआईआर क्या? इस केस का एआईआर है 2014। ये मैडम, ये इब्राहिम महमूद वर्सेस क्या बताया था आपने? इब्राहिम महमूद एकलव्य वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये गुजरात हाई कोर्ट का केस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, इसे करवाने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ कि यहां से ना आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा।
एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ है कि लॉन्ग में भी पूछ लिया और शॉर्ट में भी पूछ लिया। तो लॉन्ग का क्वेश्चन क्या बनता है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉस, ठीक है, या तो सीधे सीधे ये पूछेगा। अगर ये पूछ लेता है तो फिर आपको तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। 20 मार्क्स में यदि आता है तो थोड़ा थोड़ा तीनों प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है 10 मार्क्स में अगर आता है तो 10 मार्क्स में पूछा जाता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केस लॉस। तो फिर आप ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का ही वो देंगे। बेसिकली ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम में इतने केस लॉज नहीं है, मेनका गांधी वाला केस आपको मेंशन करना है, या रूल अगेंस्ट बायस आपसे पूछ लिया जाता है 10 मार्क्स में। रूल अगेंस्ट बायस आएगा तो फिर आप केवल थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिफाइन करके ये बता देंगे कि 3 रूल होते हैं, उनमें से एक रूल ये है आपका ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, दूसरा है आपका नेमो जुडिक्स कॉजा सुआ, और उसके बाद उसको डिटेल में लिखना शुरू करेंगे, यानी कि सेकंड वाले प्रिंसिपल को ही फर्दर एलैबोरेट करेंगे। उसके काइंड्स बताएंगे कि भाई कितने तरीके का होता है, कि पर्सनल हो गया, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड बायस हो गया, है ना, और आपका पिक्यूनियरी बायस हो गया, प्री कंसीव्ड नोशन बायस हो गया, डिपार्टमेंटल बायस हो गया। तो ऐसे ही कई तरीके के बायस को ये डिफाइन करते हुए फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, उसको कंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन गए। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपका डिटेल में रहेगा, फिर उसके बाद आता है आपका 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में आपका ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम पूछ लेगा या रूल अगेंस्ट बायस पूछ लेगा, ठीक है। स्पीकिंग ऑर्डर वेरी शॉर्ट में कई बार पूछ लेता है, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है एक यूनिवर्सल जस्टिस, है ना, या ड्यूटी टू एक्ट फेयरली या फेयर प्ले इन एक्शन। 3 रूल इसके होते हैं, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, या रूल अगेंस्ट बायस हम इसको कहते हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकता। दूसरा ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम या रूल ऑफ फेयर हियरिंग भी हम इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड या बोथ द पार्टीज शुड बी हर्ड। तीसरा हो गया आपका रूल अगेंस्ट बायस, बायस पक्षपात के विरुद्ध नियम। ओके, ठीक है, ठीक है जी। सेकंड हो गया आपका रूल ऑफ फेयर हियरिंग या ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम। ये जो देखो लेटेंट टर्म है ना, इनको आप याद कर लेना, ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम या रूल ऑफ फेयर हियरिंग। वैसे मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, आई होप आपको याद हो गया होगा, विच मीन्स बोथ द पार्टीज शुड बी हर्ड। और तीसरा आ जाता है रीजन डिसीजन या स्पीकिंग ऑर्डर। रूल अगेंस्ट बायस का क्या मतलब होगा कि अथॉरिटी के अंदर किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए, मतलब अथॉरिटी पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अब बायस कितने तरीके का होता है, पिक्यूनियरी बायस मतलब कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पर्सनल बायस, भाई आपका कोई नियर डियर नहीं होना चाहिए। बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, आपका खुद का कोई सब्जेक्ट मैटर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या कोई जनरल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंटल बायस, आप ही के डिपार्टमेंट से ना हो। पॉलिसी नोशन बायस नहीं होना चाहिए, या प्री कंसीव्ड नोशन बायस हम जिसको बोल देते हैं कि पहले से ही कोई धारणा बना करके आप ना बैठो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरा आता है ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, मतलब नो वन शुड बी condemned unheard, या both the parties must be heard या hear the other party, मतलब सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब यहाँ सुनवाई के अधिकार में सुनवाई कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, है ना, यानी कि हियरिंग कैसी होनी चाहिए, फेयर हियरिंग होनी चाहिए। फेयर हियरिंग में आपका क्या क्या आ जाता है, फेयर हियरिंग में आपका आता है कि सबसे पहले तो भाई आप क्या करोगे, नोटिस दोगे, नोटिस दिया जाना चाहिए, है ना। नोटिस भी कैसा दिया जाना चाहिए, रीजनेबल नोटिस दिया जाना चाहिए। दूसरा आ जाता है नोटिस में भी यहाँ, हाँ, केस लॉज अगर आप मेंशन करोगे तो मेनका गांधी का केस इसके अंदर आ जाएगा।
हियरिंग होनी चाहिए, फेयर हियरिंग होनी चाहिए, है ना, सामने वाली पार्टी को रिबट करने का राइट दिया जाना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाना चाहिए, एविडेंसेस प्रोड्यूस करने का समय दिया जाना चाहिए, ये सब इसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, फिर आता है रीजन डिसीजन, जो मैंने आपको अभी पढ़ा है। रीजन डिसीजन का मतलब कि जब अथॉरिटी को जब भी वो डिसीजन पास कर रही है तो उसका कारण मेंशन करना चाहिए, है ना, सफिशिएंट और एडिक्वेट रीजन मेंशन करना चाहिए ताकि जो हियरिंग है वो फेयर हो सके, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बायसनेस ना आ सके। तो मैंने केस लॉ इसमें आपको बता दिए कि साइमन इंजीनियरिंग का केस है, इब्राहिम महमूद का केस है, लिबर्टी ऑयल मिल्स का है। ये केस लॉज आप इसमें मेंशन कर देना। फिर आता है एक्सक्लूजन या एक्सेप्शन। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे कि आपका इमरजेंसी अगर आ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर कोई क्वेश्चन है, तुरंत एक्शन की जरूरत है या कोई इमरजेंसी या नेसेसिटी आ जाती है, तो इन केसेस में आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, भाई कोई भी एक्सेप्शन वहां पे नहीं है और तब आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते हो, तो फिर डिसीजन का क्या इफेक्ट आएगा? ऐसा डिसीजन जो कि नॉर्मल है और उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, तो आप मुझे बताओगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैंने इतना सारा पढ़ाया है, ये आंसर आप मुझे करो। मैडम वो ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाएगा। वेरी गुड, ऑर्डर जो है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल ग्राउंड है और आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ब्रीच कर रहे हो तो ऑर्डर विल बी वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंप्लीट हो गया। अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया? मैम ये जो आपने बताया है ये जो कॉलेज की तरफ से नोट्स है इसमें नहीं है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है मैम, इसमें जैसे इमरजेंसी वाला जो सिचुएशन जैसे रहती है कि कहीं पे डिमोलिशन हो रहा है तो बंदा डायरेक्टली हाई कोर्ट चला जाता है तो तुरंत स्टे ले। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? आप समय देख लेना, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल एग्जाम्पल से डिफाइन कर सकते हो। पूजा मैम, ये जो आपने ये जो केस लॉ बताए थे ना सारे, ये उपाध्याय में तो नहीं है, इसमें तो शायद लेटेस्ट देता ही नहीं केस लॉ। ये कोई बात नहीं, एक्चुअली ये मेरे नोट्स के हैं, मैं आपको भेज दूंगी, परेशान मैम शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें मेन का वो 70-80 के बाद सो ही गया है उपाध्याय पे, लिखता नहीं है नए केस लॉ। कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसमें फोर्थ भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना? हाँ जी, फोर्थ नंबर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है। जो मेन प्रिंसिपल है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, ये 3 ही मेन प्रिंसिपल हैं जो कि मैंने आपको अभी करवाए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को कुछ जगह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट माना गया है और कुछ जगह नहीं माना गया है, तो ये अलग से डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, इसको भी मैं आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट वाली क्लास में करवाऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आपने पूछा है तो। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि आप अथॉरिटी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जैसे अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि सामने कोई बिल्डिंग है उसको डिमोलिश कराना है, आप जाते हो हाई कोर्ट, जाते हो अपनी जो पिटीशन है हाई कोर्ट में फाइल करते हो, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है कि आपको सुना जाएगा, है ना, आपको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, तो ये आपकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप ही के फेवर में डिसीजन होगा, नहीं, वो दूसरे के फेवर में भी हो सकता है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कि आप लेजिटिमेटली कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले अथॉरिटी से। ठीक है, बाकी इसको मैं नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करूंगी।
ओके चलिए